नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स शो पर। आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं राजीव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करके हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी, ये लिंक जो नीचे दिया हुआ है इसको फॉलो करके। तो शुरू करते हैं आज 16 मार्च 2022 का एक करंट अफेयर्स शो। पहला क्वेश्चन, एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी आदार पूनावाला, ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन या ऑप्शन डी इल्का आईसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन। इनको एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन है फिलहाल ये एन चंद्रशेखरन, जिनको एयर इंडिया का चेयरमैन नामित किया गया है। एयर इंडिया के भी चेयरमैन बनेंगे और अभी टाटा सन्स के भी ये चेयरमैन है। टाटा समूह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को 18,000 करोड़ की पेशकश के साथ एयर इंडिया को का अधिग्रहण किया था और समूह ने 14 फरवरी को घोषणा की थी कि तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्का आईसी एयर इंडिया के सीईओ और एमडी होंगे। इल्का आईसी को सीईओ और एमडी बनाया जाएगा, अभी तक बनाया नहीं गया है। और टाटा सन्स के जो चेयरमैन है फिलहाल एन चंद्रशेखरन, उनको एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? कल क्वेश्चन आया था थोक महंगाई की दर पर। आज का क्वेश्चन है खुदरा मुद्रास्फीति की बढ़कर कितनी हो गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। 4.5%, 5.6%, 6.07% या 7.01%। तो देखते हैं आंसर। ऑप्शन सी है इसका 6.07%। अभी खुदरा मुद्रास्फीति की दर हो गई है फरवरी 2022 में। आरबीआई के हिसाब से आरबीआई ने जो इसकी सीमा निर्धारित की गई है, अपर लिमिट इसकी जो है वो 6% की निर्धारित की गई है, लेकिन ये अब बढ़कर इस सीमा को पार करके 6.07% पर आ गई है खुदरा मुद्रास्फीति की दर। इसे नापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करता है एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। यह खुदरा खरीदारी के नजरिए से मूल्य परिवर्तन को मापता है। खुदरा खरीदारों के लिए मूल्यों में, वस्तुओं के मूल्यों में कितना परिवर्तन हो गया है, इसको ये नापता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें कई उप समूह बनाए गए हैं जिनके आधार पर मूल्यों का आकलन किया जाता है। ये समूह है जैसे खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन और प्रकाश, आवास, कपड़े, बिस्तर, जूते आदि जो सामान्य उपयोग की वस्तुएं होते हैं, उनके मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है उसको आकलन करके खुदरा मुद्रास्फीति की दर मापी जाती है इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। राजनाथ सिंह द्वारा, मनोज सिन्हा द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा या अमित शाह द्वारा। मनोज सिन्हा वहां के उप गवर्नर हैं, तो राज्य में तो जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। जम्मू कश्मीर राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी लोग जानते हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया जम्मू और कश्मीर से। उसके बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसमें अभी 20 जिले हैं और 10-10 जिले कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों में है। 10 जिले जम्मू क्षेत्र में है, जब 10 जिले कश्मीर क्षेत्र में है। और इसका बजट अभी प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। और इस सरकार ने इसके लिए 35,581 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये तीसरा बजट है। पहला 20 में आया था बजट इसका, 21 में आया और ये अभी 22 में तीसरा बजट इसका है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ जिला है और इसके वर्तमान उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हैं। 5 अगस्त 2019 से ये आर्टिकल हटाया गया था इससे। और कब से इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए है। इसको आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है?
कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? आईआईटी मद्रास में, आईआईटी दिल्ली में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आईआईएससी बेंगलुरु में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में यह लॉन्च किया गया है। आईआईएससी बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क से मिलकर इसका नाम बनाया गया है आर्ट पार्क। राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने वर्चुअली इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसका उद्घाटन किया। अभी फिलहाल 230 करोड़ रुपए के सीड फंड के साथ इसको आरंभ किया जाएगा। शुरू में 230 करोड़ रुपए का सीड फंड, यानी कि जो शुरू में हम किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी योजना के लिए लॉन्च करते हैं, उसको सीड फंड बोलते हैं, वो इसको दिया गया है 230 करोड़ रुपए का। भविष्य की तकनीकी का उपयोग करने का इरादा रखते हुए देश में विश्व स्तर का अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी किसको चुना गया है? ऑप्शन देख लीजिए, सुशील चंद्र मिश्रा, रणजीत रथ, एन चंद्रशेखरन या गणेश गांवकर। तो देखते हैं, इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, रणजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी चुना गया है। ये वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे, जो जून के महीने में रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में रंजीत रथ जो हैं वो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। 2016 में वो भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इन्होंने अंडरग्राउंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक का भी सह-लेखन किया है। इसके को राइटर है इस पुस्तक के, अंडरग्राउंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में कोई फैक्ट है, इसका मुख्यालय है नोएडा में और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। तो रंजीत रथ को अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, आफ्टर लव, वेस्ट साइड स्टोरी, द पावर ऑफ द डॉग या बेलफास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द पावर ऑफ द डॉग को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। बाफ्टा की फुल फॉर्म देख लीजिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसके द्वारा ये बाफ्टा पुरस्कार दिए जाते हैं। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इसका आयोजन किया गया इस पुरस्कार का। इसमें देशी और विदेशी फिल्मों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। 1955 से प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस बार इसमें सबसे ज्यादा नामांकन प्राप्त करने वाली फिल्म ड्यून रही है, जिसको 11 नामांकन किए गए हैं जिसके लिए, और इसने सबसे अधिक ट्रॉफियां जीती है, 5 ट्रॉफी इस पुरस्कार समारोह में। इस पुरस्कार समारोह में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक हैं जेन कैपियन, जो द पावर ऑफ द डॉग मूवी के निर्देशक हैं, और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जॉन स्कैनलॉन को नामित किया गया है, जो आफ्टर लव मूवी से आती है। कुछ और भी फैक्ट हैं, देख लीजिए। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को चुना गया है किंग रिचर्ड मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो है, जिसको सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड मूवी का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री एरियाना डेबोस, वेस्ट साइड स्टोरी से आती हैं मूवी से। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता ट्राई कोट्सर हैं, जो CODA मूवी से आते हैं। और राइजिंग स्टार अवार्ड लसाना लिंच को दिया गया है, और इस समारोह की उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म बेलफास्ट को घोषित किया गया है। डिटेल में इसके फैक्ट आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक पर। जब PDF आएगा तो उसमें सारे फैक्ट ही दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम लिंक को आप फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं सारी PDF और करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिंक पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस खिलाड़ी ने जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर मेडल जीता है? भारतीय खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं हम। मिहिर सेन, ज्योति रंधावा, लक्ष्य सेन या किदम्बी श्रीनाथ। तो ये बात चल रही है जर्मन ओपन 2022 की, जो एक बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। इसमें लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता है। लक्ष्य सेन जो नंबर वन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन को हराकर सेमीफाइनल में इन्होंने इनको हराया था। विक्टर एक्सेल्सन को फाइनल में इन्होंने जगह बनाई थी लक्ष्य सेन ने, और लक्ष्य सेन का मुकाबला फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसर्न के साथ हुआ था,
जिनसे ये हार गए 18-21 और 15-21 से। सीधे सेटों में मैच हार गए, सीधे 2 सेटों में। विक्टर एक्सेल्सन के साथ को हराने के कारण ये थोड़ा चर्चित हुआ था क्वेश्चन, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बना है। और ये विक्टर एक्सेल्सन नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं। जर्मन ओपन सुपर 300 में यह जीत दर्ज की है इन्होंने। जर्मन ओपन सुपर, इसका सुपर 300 भी इसका नाम है प्रतियोगिता का। महिला एकल की चैंपियन इसमें ही बिंग जियाओ है, जो चीन से आती हैं, और इन्होंने चीन के ही चेन यूफेई को हराया है महिला एकल जीतने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कितनी नदियों के संरक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर जारी की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, 13 नदियों के संरक्षण के लिए, 12, 10 या 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 नदियों के संरक्षण के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। यमुना, नर्मदा, झेलम और महानदी जैसी 13 नदियों को संरक्षित किया जाएगा। जैसे गंगा नदी को संरक्षण देकर उसमें सुधार किया गया है उसके जल की गुणवत्ता में और उसकी सफाई की जा रही है, इसी प्रकार से इन 13 नदियों के संरक्षण के लिए भी ये परियोजना बनाई गई है। 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर बहने वाली नदियों के लिए यह संरक्षण योजना चालू की गई है। आने वाले वर्षों में इसमें 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और वानिकी के जरिए संरक्षण किया जाएगा। वानिकी यानी कि फॉरेस्टेशन किया जाएगा इसका, और वनारोपण करके इनको शुद्ध किया जाएगा। दोनों किनारों पर सघन पौधारोपण किया जाएगा। इस पूरी योजना को भविष्य की चुनौतियों से निपटने सहित कोप्स 26 में जताई गई प्रतिबद्धता पूरा करने के से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कोप 26 में भारत ने जो प्रतिबद्धता जताई है कि 2030 तक वो अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन तक कम कर देंगे, उसी प्रतिबद्धता से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। और साथ में जो भविष्य में नदियों के संरक्षण से जुड़ी चुनौतियां हैं उनसे भी निपटा जाएगा इस योजना के तहत। 2070 तक भारत ने अपना लक्ष्य बनाया नेट जीरो लक्ष्य करने का। क्वेश्चन कई बार सीधे तरीके से आ सकता है, कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक घोषित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण शुरू किया है? देख लीजिए आंसर, 4th, 5th, 6th या 7th, चौथी पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के, छठी पीढ़ी के या 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत शुरू करने जा रहा है। अभी न्यूज में है ये, तो इसका सही आंसर है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों का निर्माण शुरू करने जा रहा है भारत। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास ही अभी तक यह फाइटर जेट उपलब्ध है। फाइटर जेट होते हैं 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट। भारत के इस प्रोजेक्ट का नाम है एमका भी बोलते हैं इसको, एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इस पर अनुमानित जो खर्च है वो 1500 करोड़ रुपए तक होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए क्या किया है? इसके डिजाइन और प्रोटोटाइप विकास के कार्य आरंभ करने के लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति से मंजूरी लेने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है। जब यह मंजूरी इनको मिल जाएगी केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति से, तो उसके बाद ये इस एमका के डिजाइन और प्रोटोटाइप के निर्माण का कार्य आरंभ कर देंगे और इसके साथ ही भारत में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का काम शुरू हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी है फाइटर एयरक्राफ्ट की। अभी तक भारत 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ही यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश को अपने महत्वपूर्ण भुगतान में सहायता के लिए भारत से $1 बिलियन का ऋण मिला है? देख लीजिए आंसर, ऑप्शंस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका को भारत ने $1 बिलियन का ऋण दिया है। यह ऋण इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया है और इनके महत्वपूर्ण आयातों के भुगतान के लिए यह सहायता दी गई है, $1 बिलियन की सहायता। आप जानते हैं अभी श्रीलंका की वित्तीय स्थिति बड़ी गंभीर चल रही है, गंभीर आर्थिक संकट से अभी श्रीलंका जूझ रहा है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में फूड इमरजेंसी भी घोषित की गई थी, आपको पता होगा। इसके साथ ही यहाँ पे वित्तीय संकट भी चल रहा है, भारी वित्तीय संकट चल रहा है। भारत अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करने और उनकी विकास आकांक्षाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के प्रयास के रूप में ऋण प्रदान कर रहा है श्रीलंका को $1 बिलियन का ऋण। देखिए बताया गया है यहाँ पर श्रीलंका की वित्तीय स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है पिछले वर्षों में। 2 वर्षों में इनका जो था विदेशी मुद्रा भंडार वो 70% तक गिर गया है और मात्र $2.3 बिलियन रह गया है।
जिससे क्या है कि ना तो ये ईंधन का आयात कर पा रहे हैं, फ्यूल का इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो श्रीलंका के बारे में ये कुछ फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे हैं और यहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और भविष्य में इसी तरह आप करंट अफेयर्स और जीके की दूसरी वीडियोस देखते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू, जहां पर भी आपको हमारी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।